और अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल में सीएम के लंबे कार्यकाल वाली क्रोनोलॉजी। 30 साल तक कांग्रेस थी, 34 साल तक वामपंथ था वहां पर रूलिंग, फिर उसके बाद ममता बनर्जी 15 साल रही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अध्याय वहां शुरू हो रहा है। और इस हिसाब से आप ये भी देखिए 1957 के बाद ये पहली बार है जब लेफ्ट कहीं पर भी नहीं जीत रहा है। 57 के बाद ये पहली बार लेफ्ट का एकदम सुपड़ा किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं, किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार कहीं पर भी लेफ्ट की सरकार नहीं है। 57 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, कहीं पर भी लेफ्ट की सरकार नहीं है। और ये देखिए यहां पर ये कब कब कहां कहां किस किस चेहरे के साथ कौन कितने दिनों तक रूलिंग रहा, वो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ममता की राजनीति का ग्राफ कैसे बढ़ता रहा, ये अगर आप देखें तो 1970 ममता बनर्जी ने छात्र जीवन में राजनीति शुरू की। उसके बाद 84 लोकसभा चुनाव में जादवपुर में सोमनाथ चटर्जी को हराकर चर्चा में आती हैं। 91 पहली बार केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद उनको मिलता है। 98 कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद पर पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 99 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री का पद मिला उनको, एनडीए में थी। 2007-8 सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन किया और वहां से जो उनका उभार हुआ, वहां से मनमोहन सरकार में रेल मंत्री का पद मिलता है। और 2011 में लेफ्ट की 34 सालों की सत्ता खत्म करती हैं, सत्ता में आती हैं। 2016 में और ज्यादा सीटों को लेकर सत्ता में आती है। 21 में और 215 सीटें हो जाती है उनकी। नंदीग्राम से हार जाती है शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन सरकार उनकी बन जाती है वहां पर और फिर वो उपचुनाव में भी जीत जाती है। सरल पटेल हमारे साथ हैं। सरल, हमने देखा है ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर रही हैं, स्ट्रीट पर आती हैं, सड़क पर आती हैं, अपने समर्थकों के साथ लड़ती हैं, बिल्कुल सामने वाले को पूरा एकदम हेड ऑन लेती हैं। कांग्रेस पार्टी का ये जो एक बड़ा गढ़ था, क्यों कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई लीडर वहां पर नहीं दिया, या उनके लीडर ऐसा कोई एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं दिखते हैं, या स्ट्रीट फाइटर का रोल कांग्रेस पार्टी के लीडर क्यों नहीं निभा पाते? बंगाल में एक वैक्यूम क्यों क्रिएट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? और अधीर रंजन भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट में। हाँ दिनेश जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं क्योंकि मैं पेशेंटली काफी टाइम से सुन रहा था। उससे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो पुष्पेश पंत सर जो कह रहे थे कि विपक्ष की यूनिटी के लिए दो रोड़े थे, एक राहुल गांधी जी थे, एक ममता बनर्जी जी थे, तो ये आई थिंक काफी फैशनेबल हो गया है। क्योंकि बार बार जब इंडिया अलायंस की भी बात होती थी तब मैं पुष्पेश पंत सर को ही सुनता था। वो कहते थे कांग्रेस पार्टी को डीएमके से देखना चाहिए कि कैसे वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स करती है, आरजेडी से सीखना चाहिए कि कैसे वो लोकल अपने कार्यकर्ताओं को संभालती है, कांग्रेस पार्टी को टीएमसी से सीखना चाहिए। तो आई थिंक द ग्रेटर लर्निंग इज कि अगर देश में कोई भी चैलेंज कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को फ्रंट से, तो वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। और जो हर छोटी मोटी रीजनल पार्टीज है उनको अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के अंडर आना पड़ेगा। उनका सरल सर, मान लीजिए ये एक लर्निंग है भी, मान लीजिए है, ये आप ठीक कह रहे हैं सरल सर, है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज क्या आपने सारे लोगों को, दोस्तों को बुलाकर आप ये कहेंगे देखो हमने कहा था ना, हम ही टेक ऑन कर, बस यही आज का हासिल है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये होना चाहिए कि जब अपनी हार हो तब कांग्रेस पार्टी पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फैशनेबल हो गया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को डिस करना, जबकि हमारा जो रोल है बंगाल इलेक्शन में वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लेफ्ट के साथ लड़े थे और इस बार हम 294 सीट्स पर अकेले लड़ रहे थे। तो ममता बनर्जी जी की हार में हमारा कोई रोल नहीं है। ममता बनर्जी जी की एरोगेंस और उनका मिस गवर्नेंस है जो उनको इस कगार पर आज ले आया है। जब वो पहला चुनाव, तो आज का दिन इस हिसाब से भी ऐतिहासिक है कि भारतीय जनता पार्टी तो आलोचना करती ही रही है टीएमसी की और ममता बनर्जी की, लेकिन आज का दिन इस हिसाब से ऐतिहासिक है कि अलाय के उनके अपने साथी और कांग्रेस भी ये कह रहा है कि उनका अपना गवर्नेंस और उनकी अपनी ईगो ले डूबी। कौन तर गया, कौन डूब गया, जाहिर है अब इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस बाकी नहीं है।